बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के साथ आबिद जान। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस one of the important topic of this chapter, that is coal is a source of organic compound. कोल फॉसिल फ्यूल में से एक फ्रैक्शन है जो हमने पढ़ा था। कोल इज आल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दैट इज बेसिकली नोन एज अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल हम लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। फॉसिल फ्यूल 3 है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फिर उसके बाद कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम हमारे बुक में ये एक दूसरा टॉपिक है उसी से रिलेटेड कि कोल को हम किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक में टॉपिक का नाम है कोल इज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एज वी नो दैट कोल इज द सॉलिड फॉसिल फ्यूल, और ये कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है। कोल में डिफरेंट कंपाउंड मौजूद हैं जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं किस चीज़ के ज़रिए, डिस्टिलेशन के ज़रिए। अब स्टूडेंट्स, डिस्टिलेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमारे कोर्स में है, जो एफएससी से रिलेटेड है। वो उनके टाइप्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन। जिस तरह आपको मैंने कहा अभी था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस लिए यूज़ किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज़ करते हैं फॉर लिक्विड और गैसियस मिक्सचर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है फॉर सॉलिड मिक्सचर, while vacuum distillation, it is basically a process of separation in which we distill a substance or a mixture under reduced pressure in order to avoid their decomposition. Vacuum distillation हमारे फर्स्ट ईयर के बुक में बॉइलिंग पॉइंट के एप्लीकेशन में है। Vacuum distillation is defined as the separation of mixture under reduced pressure in the presence of heat but in the absence of oxygen। क्यों ये हम करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन? क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑर्डिनरी प्रेशर पर डिकम्पोज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सो in order to avoid their decomposition we done their separation अंडर वैक्यूम, अंडर लो प्रेशर। प्रेशर कम कर देते हैं जिसकी वजह से वो सेपरेट तो हो जाता है लेकिन डिकम्पोज नहीं हो पाता। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये टाइम सेविंग और फ्यूल सेविंग प्रोसेस है, मतलब इकोनॉमिकल प्रोसेस है, कम वक्त में ये होता है। हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मीन As the name indicate, destruction. Destruction mean decompose कर देना, तोड़ देना, destroy कर देना। So destructive distillation, हम कोल का जो डिस्टिलेशन करते हैं उसका नाम है destructive distillation. Destructive distillation is the process in which solid mixture is separated with respect to their boiling point into their component in the presence of heat but in the absence of oxygen। ऑक्सीजन अगर हम प्रोवाइड कर दें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब वो इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। इस वजह से हम इसकी जब डिस्टिलेशन करते हैं या इनके कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते, हीट प्रोवाइड करते हैं। अब डिकम्पोजिशन
or it is also known as carbonization. The decomposition of solid mixture into their component with respect to their boiling point in the presence of heat but in the absence of oxygen is called destructive distillation. My dear students, destructive distillation जब हम कोल की करें तो इससे हमें वेरियस फ्रिक्शन हासिल होते हैं, जिनमें से एक है कोक, कोल टार, एमोनिकल लीकर एंड कोल गैस। कोक सॉलिड सब्सटेंस है जिसको हम बेसिकली यूज करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए या इंडस्ट्री में हीट जनरेट करने के लिए, और इसका एक बहुत अहम रोल ये है कि ये मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है। मेटलर्जी उस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें हम ओर्स के ज़रिए मेटल्स हासिल करते हैं। तो कोल मीन कार्बन, इट इज़ बेसिकली यूज, ये जो कोक है ये यूज़ होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। मतलब अगर कोई और है, कॉपर ऑक्साइड है, उसको हम कॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कार्बन गुजारा जाता है, जो इसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कॉपर में। इस तरह डिफरेंट मेटल्स को, ऑक्साइड मेटल है, सल्फेट्स मेटल है, नाइट्रेट मेटल है, या जो भी मेटल्स हैं उनके ओर्स को हम रिड्यूस करने के लिए कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोल के इस कोक फ्रिक्शन को इस्तेमाल करते हैं। सो कोक इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल व्हेन वी एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम देयर ओर। ना बेटा, ये एमसीक्यूज में आता है कोक किस लिए यूज होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, कोक इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल in metallurgical operation when we get it from their ores. Second friction of coal is coal tar. It is one of the important friction of coal. Coal tar doesn't mean that तारकोल, बास लोग इसको तारकोल समझते हैं, मगर ये तारकोल नहीं है। तारकोल असफाल्ट को कहते हैं। कोल टार क्या है? इट इज ब्लैक कलर लिक्विड। कोल टार इज ब्लैक कलर लिक्विड विच इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मोर देन 200 एरोमेटिक कंपाउंड। जो हमने पढ़ा था कि कोल को हम एरोमेटिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कोल का कौन सा फ्रिक्शन है? कोल का फ्रिक्शन है कोल टार। वो हमें किस तरह हासिल होता है? कोल को जब हम उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लेते हैं तो उससे हमें एक फ्रिक्शन हासिल होता है जिसको हम कहते हैं कोल टार। कोल टार इज बेसिकली ब्लैक कलर लिक्विड, और कोल टार मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है, ये भी याद रखिए। इट इज अ ब्लैक कलर मिक्सचर, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और इस मिक्सचर को जब हम 200 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड और अबाव टेम्परेचर तक हीट करते हैं थ्रू फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। कोल टार क्या है? इट इज ब्लैक कलर लिक्विड, ये लिक्विड है। और रिमेंबर दैट लिक्विड के हम क्या करते हैं? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसलिए यहां लिखा है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की डिफिनीशन क्या है? द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर बॉइलिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो मिक्सचर जिनको हम जुदा कर ले उनके कंपोनेंट में, उसके हर एक कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से, तो उस मिक्सचर को क्या कहते हैं? उस मिक्सचर को कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ जब हम कोल टार की फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कर लें तो हमें बेसिकली ये मेन जो फ्रिक्शन मिलते हैं ये 4, जिनमें से एक को हम कहते हैं लाइट ऑयल, मिडल ऑयल, हेवी ऑयल
एंड एंथ्रासीन ऑयल। लाइट ऑयल में जो फ्रिक्शन इसका मिलता है हमें बेंजीन, टॉल्यूइन, ज़ाइलीन एटसेट्रा। बेंजीन, टॉल्यूइन एंड ज़ाइलीन। बेंजीन का फार्मूला हमें पता है C6H6। फिनोल जब बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच हो जाएं। टॉल्यूइन, टॉल्यूइन उसको कहते हैं जब बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच हो जाएं। ज़ाइलीन उस कंपाउंड को कहते हैं जब बेंजीन रिंग के साथ दो CH3 अटैच हो जाएं, उसको कहा जाता है ज़ाइलीन। नाउ मिडल आयल में हमें फिनोल और क्रिसोल मिलते हैं। फिनोल जब बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच हो जाएं, क्रिसोल जब बेंजीन रिंग के साथ OH और CH3 हो। लाइट ऑयल के बाद हेवी ऑयल, जब हम इस फ्रिक्शन को 250 अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड हीट अप करते हैं तो इससे हमें मिलता है नेफ्थालीन एंड क्रिसोल। नेफ्थालीन डबल बेंजीन रिंग है, क्रिसोल वही सब मिक्सर है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक OH और एक CH3 अटैच हो। इसके बाद जो सबसे हेवी फ्रिक्शन इसमें हमें मिलता है उसको कहते हैं एंथ्रासीन ऑयल। एंथ्रासीन ट्रिपल बेंजीन रिंग। फिनेंथ्रीन जब डबल बेंजीन रिंग के साथ एक बेंजीन रिंग मजीद अटैच हो जाए। रिपीट कर रहा हूं बेटा, कोल टार से हमें क्या मिलता है? कोल टार के फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हमें जो कंपाउंड मिलते हैं उनमें से बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है जब इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट अटैच ना हो। टॉल्यूइन जब बेंजीन रिंग के साथ CH3, ज़ाइलीन जब बेंजीन रिंग के साथ 2 CH3 अटैच हो। मिडल ऑयल में फिनोल और क्रिसोल, हेवी ऑयल में नेफ्थालीन एंड क्रिसोल, और एंथ्रासीन ऑयल उसको कहते हैं जिसमें एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। एंथ्रासीन ट्रिपल बेंजीन रिंग इसको कहते हैं, और फिनेंथ्रीन दिस वन इज नोन एज, ये एंथ्रासीन है और ये फिनेंथ्रीन है। एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन जब ये बेंजीन रिंग साइड पर अटैच हो जाएं 2 बेंजीन रिंग के साथ। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कोल टार। नाउ ये जो है मेन एप्लीकेशन जो हमारे पास है हमारे बुक में कोल के इस कोल टार वाले फ्रिक्शन के, वो ये है कि ये तमाम लाइट ऑयल, मिडल ऑयल, हेवी ऑयल, एंथ्रासीन ऑयल, इनको हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ में? सोप के बनाने में, डाई जिस तरह रंग वगैरह है कपड़ों को जो देते हैं, परफ्यूम के बनाने में, प्लास्टिक, ड्रग्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल में इसका इस्तेमाल है। इसके बाद इसका थर्ड फ्रिक्शन जो कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होता है, दैट इज नोन एज एमोनिकल लीकर। एमोनिकल लीकर मीन लिक्विड एमोनिया। लिक्विड एमोनिया मीन NH3O NH4OH। और इसके यूजेस क्या है? मेनली इट इज यूज फॉर द फर्टिलाइजर लाइक एमोनियम सल्फेट एंड एमोनियम सुपर फास्फेट। एंड द फोर्थ फ्रिक्शन इज कोल गैस। कोल गैस is basically a mixture of carbon monoxide and hydrogen। कोल गैस का जो यूज़ है वो एक तो हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, इसके अलावा कोल गैस के एप्लीकेशन में जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन इसका है दैट इज द सिंथेसिस ऑफ पेट्रोलियम। कोल गैस से हम पेट्रोलियम को भी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोल के लिहाज से जब हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बेस पर इसके हमें फ्रिक्शन मिलते हैं, और उन्हीं फ्रिक्शन का एक फ्रिक्शन है कोल टार। जब हम उसकी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हमें अदर फ्रिक्शन मिलते हैं,
और उन अदर फ्रिक्शन को हम लाइट ऑयल, मिडल ऑयल, हेवी ऑयल, इंथ्रासीन ऑयल कहते हैं, और उसको हम वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में और एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा है कि कोल को हम किस तरह सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लेते हैं, उससे हमें कोल के वेरियस फ्रैक्शन हासिल होते हैं, कोक, कोल टार, एमोनिकल लीकर एंड कोल गैस। इनके एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए हैं कि कोक की क्या एप्लीकेशन है, कोल टार, एमोनिकल लीकर की क्या है। कोल गैस अब आता है। कोल गैस के लिए हमने यहाँ लिखा है इट इज़ यूज एज अ एक्सेलेंट फ्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम बर्निंग पर्पस के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोल गैस जो कि हमें फ्रिक्शनल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हासिल होता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए, दैट इज़ नोन एज कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम। ये पहले वाले टॉपिक का कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेकंड पोर्शन है। वो पार्ट जो है कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, और ये भी कन्वर्जन ऑफ कोल टू पेट्रोलियम या प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल पेट्रोलियम या इट इज आल्सो नोन एज फिशर-ट्रूफ प्रोसेस, ये भी आता है बोर्ड के पेपर में। व्हाट डू यू नो अबाउट फिशर-ट्रूफ प्रोसेस, व्हाट डू यू नो अबाउट FT प्रोसेस, व्हाट डू यू नो अबाउट द कन्वर्जन ऑफ कोल टू पेट्रोलियम, या हाउ यू विल सिंथेसाइज पेट्रोलियम इन द लेबोरेटरी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कोल गैस वाले फ्रिक्शन से हम पेट्रोलियम को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, और फॉर द फर्स्ट टाइम दिस प्रोसेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 2 जर्मन केमिस्ट, फिशर एंड ट्रूफ, इन 1923. That's why this process is also known as FT process. Conversion of coal into petroleum in the lab is also known as FT process या फिशर-ट्रूफ प्रोसेस। इसके लिए जो हमें रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है कोल मीन कोल गैस। कोल गैस से हमें क्या मिलता है? कोल गैस मीन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और कोल गैस के साथ हमें एक और सब्सटेंस चाहिए, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन गैस। कंडीशन फॉर दिस प्रोसेस आर एज फॉलो। जो कंडीशन हमने यूज करने हैं वो ये है। कैटलिस्ट इसमें कौन सा यूज होगा? तो इसमें डिफरेंट कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं, जो कि कोबाल्ट, आयरन, निकल एंड रोथेनियम है। प्रेशर कितना होगा? तो प्रेशर हम रखेंगे 5 to 10 atm। टेम्परेचर कितना रखना चाहिए? टेम्परेचर रेंज होगा 150 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। फीड स्टॉक मतलब इसके लिए जो केमिकल यूज होंगे वो क्या है? सो दैट इज नोन एज कोल गैस एंड हाइड्रोजन गैस। प्रोसेस किस तरह स्टार्ट होगा? जिस तरह आपको मैंने कहा कि कोल को जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उसकी कर लेते हैं तो हमें कोक, एमोनिकल लीकर और कोल टार मिलता है। उनके एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए हैं। अब इसी के इस कोल गैस वाले फ्रिक्शन को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो कोल गैस जो कि हमें कोल से हासिल होता है, फिशर-ट्रूफ प्रोसेस के जरिए इन कंडीशन की मौजूदगी में हम प्रोसीड करते हैं, दैट इज नोन एज FT प्रोसेस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम इस चैम्बर में गुजारते हैं, जिसको कहते हैं रिएक्शन चैम्बर या कैटालिटिक चैम्बर। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर भी इसमें ऐड करते हैं। इसके साथ, इस मिक्सचर के साथ हम हाइड्रोजन गैस मजीद ऐड करते हैं। दूसरा सिलेंडर यहाँ लगा होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस इस चैम्बर में आता है। तो इस मिक्सचर के जो रिएक्टेंट है वो है a mixture of carbon monoxide and hydrogen mean coal gas plus hydrogen।
कैटलिस्ट कोबाल्ट, टेम्परेचर 150 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर होगा 5 टू 10 atm। इस पैरामीटर्स की मौजूदगी में हम इस मिक्सचर को रिएक्ट करवाते हैं और जब रिएक्शन हो जाए तो हमें एक मिक्सचर हासिल होता है, दैट इज नोन एज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का हमें पता है, पेट्रोलियम लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड मिक्सचर है। और लिक्विड के हम फिर क्या करते हैं, जब हम इस मिक्सचर की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें, मतलब इस मिक्सचर को फिर हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप करते हैं, ये जो पेट्रोलियम है। और इसके हीटिंग से हमें क्या हासिल होता है, इसके हीटिंग से हमें वेरियस फ्रिक्शन ऑफ पेट्रोल हासिल होते हैं, दैट आर नोन एज LPG, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल एंड ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल प्रिपरेशन ऑफ पेट्रोलियम क्या है? कोल गैस, जो कि हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हासिल होता है, उसके मिक्सचर को, कोल गैस के मिक्सचर को हम कैटालिटिक चैम्बर में ऐड करते हैं और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी इसमें डाल देते हैं। हाइड्रोजन गैस और कोल गैस आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेशर एंड टेम्परेचर, और हमें एक मिक्सचर हासिल होता है, दैट इज नोन एज पेट्रोलियम। उस पेट्रोलियम मिक्सचर को फिर हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में से पास करते हैं अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें ये वेरियस फ्रिक्शन मिलते हैं, गैसियस फ्रिक्शन मीन LPG, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एटसेट्रा। नाउ ये पेट्रोल हम फिर लेके अपने पर्पस के लिए, या डीजल या केरोसिन ऑयल अपने, या LPG डोमेस्टिक पर्पस के लिए एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ रिएक्शन आपको मैं समझाता चलूं। ये रिएक्शन जो यहां हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन हम कितना लेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन क्या होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर N मोल है तो हाइड्रोजन होगा 2N+1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड 5 मोल है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 5+1, तो 5 का डबल है 10+1। तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 5 मोल है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 11 मोल, मतलब when N is equal to 5. So we have 5 mole of carbon monoxide but 2N+1 mole of hydrogen. It will give C5H10+2 plus 5H2O, मतलब C5H12 plus 5H2O हासिल होंगे। अल्केन हासिल होते हैं जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो 2N+1 से N मोल 2N मोल यहाँ आ जाएंगे और वो जो 1 मोल है हाइड्रोजन का वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना लेगा। जिस तरह के मैं आपको अब इसके जरिए समझाता हूं, अगर हमारे पास N5 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितने होंगे, 5 मोल, हाइड्रोजन कितना होगा, 2N+1 का मतलब क्या है, 11 मोल। 11 मोल हाइड्रोजन के होंगे, 5 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के होंगे, जिनमें से हमारे पास कंपाउंड बनेगा पेंटेन। अब आउट ऑफ दीज 11 हाइड्रोजन एटम कितने हुए, 11 × 2, 22 हाइड्रोजन एटम है टोटल। 22 हाइड्रोजन एटम में 12 हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएंगे और 10 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे। तो टोटल हाइड्रोजन की तादाद वही 22 है, लेकिन मैक्सिमम जो है कार्बन के साथ कंबाइन होकर अल्केन बना लेंगे और बाकी वाटर के मोल बन जाएंगे। रिमेंबर दैट, आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन कर सकते हैं, पेंटेन के बनाने के दौरान कोल गैस से पेंटेन जब बनता है तो इसके बनाने के दौरान कितने मोल ऑफ वाटर बनेंगे। तो सिंपल सा पॉइंट है, N मोल ऑफ वाटर,
पेंटेन में जितने कार्बन होंगे 5 कार्बन है तो 5 मोल बनेंगे। अगर 6 मोल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या N के, तो N अगर 6 है तो 6 मोल वाटर बनेगा। N अगर 7 है तो N 7 है तो अल्केन बनेगा हेप्टेन और मोल ऑफ वाटर बनेंगे 7। अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एक एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टाउन गैस। ईटा में भी आया है ये एमसीक्यूज और बोर्ड के पेपर में भी आया है। तो मीथेन एक है। मीथेन क्या है? मीथेन को हम बेसिकली कहते हैं मार्श गैस। इस एमसीक्यूज के डिस्कस करने के साथ आपके और पॉइंट भी क्लियर होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड तो टाउन गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इग्निशन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली शाबाश, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज नोन एज टाउन गैस। मतलब कोल गैस इज आल्सो नोन एज टाउन गैस। Which of the following is produced by destructive distillation of coal? Natural gas, refinery gas, town gas, freon gas। कोल गैस के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें नेचुरल गैस हासिल नहीं होता। कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें कोक, कोल टार, एमोनिकल लीकर और कोल गैस मिलता है। ठीक है, तो कोल गैस का दूसरा नाम क्या है? टाउन गैस। तो इस तरह डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव टाउन गैस। एलपीजी कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। इफ यू रिमेंबर, आपको मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 में फॉसिल फ्यूल में नेचुरल गैस से रिलेटेड टर्म में एलपीजी एंड सीएनजी। सीएनजी में मीथेन की परसेंटेज ज़्यादा है 80 to 85%। उनमें ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की परसेंटेज वही 20% में आता है या 15 में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीएनजी में तो मीथेन ज़्यादा होगा, लेकिन एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन की परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो हमारे पास मीथेन एलपीजी में नहीं होता। पेंटेन गैस है ही नहीं, पेंटेन इज द लिक्विड हाइड्रोकार्बन। हेक्सेन भी गैसियस हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये भी लिक्विड हाइड्रोकार्बन है। सो डेफिनेटली ब्यूटेन एलपीजी में ब्यूटेन की परसेंटेज है 55%। और एक और एमसीक्यूज आपको मैं बताऊं, 2016 में मेडिकल के पेपर में एमसीक्यूज नंबर 14, 2013 में इंजीनियरिंग के पेपर में एमसीक्यूज नंबर 147, that when coal is heated from 500 to 1000 degrees centigrade, this process is known as distillation or carbonization, both are none. So this process is known as carbonization or destructive distillation as well। कोल को जब हम 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटअप करते हैं तो उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था वो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आज आप लोग का असाइनमेंट है राइट अ नोट ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और सेकंड जो क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन फिशर-ट्रूफ प्रोसेस। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है और एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है। इससे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यूज भी, जितने ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, ये सारे के सारे आप लोगों के एमसीक्यूज हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे।